तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी जितनी हेल्प हो पाएगा उतनी हेल्प करूंगा, तो मैं अपनी पहली वीडियो लेके आ गया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था, कौन कौन सी बुक्स की हेल्प की वजह से मेरे को CGL 2014 में ऑल इंडिया रैंक 104 मिली, 2015 में मेरे को ऑल इंडिया रैंक 111 मिली। और ऐसे सिमिलर काफी सारे एग्जाम्स मैंने दिए थे, जैसे कि IB का दिया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI का दिया था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का दिया था, रेलवेज का RRB का एग्जाम होता था वो दिया था, और ऐसे सिमिलर पैटर्न के एग्जाम्स दिए थे और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे। तो आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आप SSC CGL प्री, SSC CGL मेंस और ऐसे सिमिलर एग्जाम्स दे पाओगे। मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ वीडियो के बीच में मैं आपको बोनस टिप्स भी देता रहूंगा बुक्स की। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सबसे मुश्किल सब्जेक्ट की बात करते हैं, जीके। अगर मैं जीके को मुश्किल सब्जेक्ट करूं तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको जीके मुश्किल लगती है तो मतलब कि आप सही ट्रैक पे हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है। जिन लोगों को जीके आसान लगती है उन लोगों के लिए चिंता की बात है। आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि दीपक भैया आप कैसी बात कर रहे हो यार, जिन लोगों को जीके नहीं आती खासकर उन लोगों को अजीब लग रहा होगा कि यार हम तो चाहते हैं हमारी जीके इंप्रूव हो, और आप बोल रहे हो कि जिनको जीके आती है उनकी तैयारी सही ट्रैक पे नहीं चल रही है, जिनको जीके इंटरेस्टिंग लगती है उनकी तैयारी सही ट्रैक पे नहीं चल रही। तो हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, आपने गलत नहीं सुना। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। जो भी लोग आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या जिन्होंने शुरू कर रखी है उन्होंने ल्यूसेंट का नाम तो सुना ही होगा। येलो कलर की एक किताब आती है ल्यूसेंट, यहाँ साइड में मैं कहीं पे इमेज लगा दूंगा ताकि आप और अच्छे से पहचान पाओ मैं किस बुक की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास ल्यूसेंट या इसी पैटर्न पे बेस्ड किरण की भी एक बुक आती है, अगर ये दोनों बुक्स आपके पास हैं तो ये बुक्स मेरे हिसाब से जीके के लिए सफिशिएंट है। बहुत सारे लोगों के मन में ना ये भी डाउट आता है कि क्या हमें NCERT पढ़नी चाहिए, तो मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको बता देता हूं कि NCERT पढ़ने का क्या फायदा और क्या नुकसान है। NCERT ना सिर्फ एक आपका बेस क्लियर करने के लिए बुक है। तो अगर मान लो कि आप ल्यूसेंट से पढ़ रहे हो या किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। सपोज करो कि मैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ रहा हूं, मैंने मान लो मॉनसून के बारे में पढ़ा, बट जब मैं ल्यूसेंट से मॉनसून के बारे में पढ़ा या सिमिलर बुक से मॉनसून के बारे में पढ़ा तो मुझे कुछ समझने में दिक्कत आई। तब उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं ज्योग्राफी की NCERT की वो वाली बुक या वो वाला चैप्टर रेफर करूंगा जिसमें मॉनसून के बारे में समझा रखा है, क्योंकि उसमें इतनी डिटेल और इतने बेसिक से समझा रखा होता है कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो भैया क्या हम बार बार बुक्स लेते रहेंगे क्या इसके लिए? तो भैया वो समय नहीं है, पहले होता था कि आपको हर बुक परचेज करनी पड़ती थी। आज की डेट पे NCERT की ऑफिशियल साइट पे आपको सारी क्लासेस के सारे टॉपिक्स की सारी ई बुक्स फ्री में मिलती हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों की हेल्प के लिए मैं NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी क्लास की PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो NCERT बेसिकली SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो आपको चीजें समझ नहीं आ रही ना उनका डाउट क्लियर करने के लिए। तो ये तो होगी बुक्स की बात। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि जो मैंने तैयारी वाली बात की थी कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे है अगर आपको जीके अच्छी नहीं लगती, तो मैं पहले बताता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा बोला। आपको कोई भी सब्जेक्ट पसंद होता है तो आपका मन करता है कि मैं उसको और पढूं। तो सपोज करो कि एक बंदे को जीके पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, अगर उसने दिन में 7 घंटे पढ़ने हैं तो दिन में वो 7 में से 3.5 घंटे या 4 घंटे जीके में ही पढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मैं वेटेज की बात करूं तो जीके की वेटेज पूरे एग्जाम्स में वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। थोड़े से नंबरों के लिए वो इतने घंटे लगा रहा है। अब सोचो वो उतने घंटे उसने मैथ्स या इंग्लिश में लगा दिए होते हैं, बहुत हेल्प हो जाती। कैसे हेल्प हो जाती? उसकी स्पीड इंप्रूव हो सकती थी। हो सकता है वो डायरेक्ट सीधा वही सवाल उतने घंटों में प्रैक्टिस कर ले जो एज इट इज एग्जाम में उठ के आ गया। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे को जीके ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट में कम स्कोर कर रहा होगा, और आप में से जिन लोगों को बहुत सारे लोग जिनको इंटरेस्टिंग लगती है जीके वो इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं SSC CGL या सिमिलर टाइप के एग्जाम्स के सबसे ज्यादा निगलेक्टेड सब्जेक्ट के, रीजनिंग की। ये सबसे ज्यादा निगलेक्टेड सब्जेक्ट है और जितना ज्यादा निगलेक्टेड है ना सब्जेक्ट उतना ही ज्यादा स्कोरिंग भी है। एक बार को ऐसा तो हो सकता है कि आपके मैथ्स में 50 में से 50 या इंग्लिश में 50 में 45 से ज्यादा मार्क्स ना आए, लेकिन अगर आपने रीजनिंग प्रॉपर्ली पढ़ ली जिस तरीकों से मैं बताऊंगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप 50 में से 47 प्लस तो इजीली स्कोर कर लोगे, और कुछ बच्चों के 50 में से 50 भी आ सकते हैं। देखो रीजनिंग में करना क्या है, रीजनिंग बेसिकली ना आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप चीजों को कितना ज्यादा समझ सकते हो और कितना ज्यादा आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। तो एज सच अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो एज सच कोई
बुक नहीं है जहां से आपको कंसेप्ट बिल्ड करने को मिल जाएगा या वो बुक पढ़ लोगे तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। रीजनिंग पढ़ने के ना क्या तरीके हैं, सबसे पहले तो आप एक पेपर पे ना सारे टॉपिक्स लिख लो जो रीजनिंग में आते हैं। जैसे मान लो सीरीज लिख लिया, ब्लड रिलेशन लिख लिया, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपने टॉपिक्स लिख लिया। अब आपको उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो वो टॉपिक्स कहां से पढ़ोगे? देखो यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कोर्सेज और फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो निशान सर ने ऑलमोस्ट सारी रीजनिंग पढ़ा रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके कंसेप्ट अपना बिल्ड कर लेना। जब आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा, तो मान लो कि आपने ब्लड रिलेशन चैप्टर की निशान सर की वीडियोस देख ली, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टाइप आपको बता दिए। अब वो सारे टाइप जब आपने सीख लिए तो आपको प्रैक्टिस तो करनी है। अब देखते हैं कि आप प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप मॉक टेस्ट रेगुलर जो दे रहे हैं उसी में आपकी रीजनिंग की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं या मतलब कि तैयारी करने के फेस में है, तो मैं उन लोगों को रेफर करूंगा कि आप ऑफलाइन कोई भी किताब ले लो। अब देखो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस का ही तो कलेक्शन चाहिए, जो सॉल्यूशंस हैं या उसका जो तरीका है वो तो आप वीडियोस देख के जान ही चुके हो। तो आपको जो सबसे सस्ती किताब मिल रही हो ना रीजनिंग की, आप वो किताब ले लो। जैसे कि वैसे तो किरण भी बहुत अच्छा पब्लिशर है, आप किरण की लेना चाहो तो किरण ले सकते हो, मैंने किरण ही ली थी अपने टाइम पे। बट अगर आपको किरण से सस्ती कोई और किताब मिल रही हो तो आप वो भी ले सकते हो। बेसिकली आपको क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो आपके लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगी एक प्रैक्टिस की बुक। बाकी कंसेप्ट बिल्डिंग में रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक नहीं चाहिए। जितनी भी बुक्स का मैं इस वीडियो में बता रहा हूं या बताने जाऊंगा उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी मैं किस बुक के बारे में बात कर रहा हूं। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं थोड़ा सा पेपर और पेन या फिर हार्ड कॉपी वाली बुक से पढ़ने को ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए जब मैं फोन या लैपटॉप उठाऊंगा तो मेरे को ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। ये ना एक किस्म से बोनस टिप मान के चलो, आप जब भी आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए एक फोन उठाओ या आप लैपटॉप से पढ़ो तो बाकी जितनी भी बाकी एप्लीकेशंस है ना जो डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या ऐसी सिमिलर डिस्ट्रैक्शन वाली जो जितनी भी एप्लीकेशंस है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और आपको मतलब आपके समय खराब कर सकती है, उनको उनकी नोटिफिकेशन ही बंद कर दो ताकि वो अननेसेसरी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। इससे होता क्या है, जनरली आप 15 या 20 या 25 मिनट के लिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए फोन उठाते हो और आपको पता ही नहीं लगता कि आप घंटों ही घंटों फालतू की एप्लीकेशन में बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का नाम सुनते ही सबसे पहली किताब जो आप लोगों के मन में आई होगी वो आई होगी नीतू सिंह मैम की। इस किताब का पहले नाम होता था प्लिंथ टू पैरामाउंट, अब मेरे ख्याल से नीतू सिंह वॉल्यूम 1 हो गया। ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब कि एक किस्म से सबसे इजी और सबसे आसान तरीके की बुक है। इस बुक से होगा क्या, इस बुक से ना आपके ना कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब जो ग्रामर में रूल्स होते हैं ना वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। अब ऐसे देखा जाए तो आपने कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और इस बुक में ना बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से ना इंग्लिश के रूल्स के बारे में बता रखा है। और वो ऐसे सिंपली समझा रखा है कि आपको लगेगा कि किताब पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आपको कोई टीचर ही पढ़ा रही है। बिल्कुल हिंदी में भी इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो मैं अपने समय में ये किताब पढ़ता था, निशान सर ने भी अपने समय में ये किताब पढ़ी है, ईशा मैम ने भी अपने समय में ये किताब पढ़ी। और आज भी अगर मुझसे कोई बुक के बारे में पूछता है ना तो मैं बोलता हूं कि ये वाली बुक तो लेनी है, क्योंकि इंग्लिश आपको नहीं पता ये बुक आपकी कितनी इंप्रूव करा देगी। तो अब क्या करना है, आपको कंसेप्ट समझ लिया। जैसे इसके अंदर मान लो कोई भी चैप्टर है, सपोज करो नाउन चैप्टर है, तो नाउन चैप्टर आपने पहले इस बुक से पढ़ा। इस बुक में चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेस दी हुई है, आपने वहां से एक्सरसाइजेस करी, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस बुक में एक जो मुझे कमी लगी कि इसमें जो प्रैक्टिस का मटेरियल है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड है। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने समय में प्रैक्टिस के लिए ना 2 और बुक्स ले रखी थी। एक तो मैंने ले रखी थी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2। इसमें काफी सारा ना प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाता है आपको। इसमें क्या कर रखा है, इसमें टॉपिक वाइज बांट रखा है। जैसे कॉमन एरर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही जगह पे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सारे एक ही जगह पे हैं, पैरा जंबल्ड के सारे एक ही जगह पे हैं। इससे क्या होता है कि आपका ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। मान लो कि आपने नीतू सिंह की मैम से कंसेप्ट अपना बिल्ड कर लिया, आपको सारे रूल्स आ गए। अब आपने वहां तो पढ़ा है चैप्टर वाइज, लेकिन एग्जाम में भाई ऐसा तो होगा नहीं कि कोई क्वेश्चन आएगा वो तो साइड में लिखा आएगा कि ये नाउन से है तो इसको नाउन के हिसाब से करो, या ये टेंस से है तो इसको टेंस के हिसाब से करो। आएगा तो वहां पे मिक्स हो गई ना। तो आपको एक ऐसी बुक भी तो चाहिए जहां पर सारे जो टॉपिक्स है ना वो मिले जुले हो, मिक्स हो के आए हो। तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी ये बुक। तो इसके अंदर क्या है, जैसे टॉपिक वाइज दे रखा है कॉमन एरर, तो कॉमन एरर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एक साथ है। जब मैं नीतू सिंह मैम की बुक से सारे चैप्टर पढ़ लेता था तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से। इसमें क्या दिक्कत आती थी, इसमें कुछ ना मिस्टेक्स हैं। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता था कि नीतू सिंह मैम की बुक में कुछ और रूल दिया होता था तो उसके हिसाब से कुछ और आंसर था और इसके हिसाब से कुछ और आंसर था, तो यहाँ कंफ्लिक्ट के केस हो जाते थे।
तो वहां क्या होता था कि वहां पे भाई देखो कोई भी इंसान 100% परफेक्ट तो हो नहीं सकता, वो भी नीतू सिंह मैडम भी इंसान है और जिसने प्लेटफॉर्म बुक लिखी है वो भी इंसान है, तो गलती तो दोनों में से किसी से भी हो सकती है ना। तो उस केस में मैं थर्ड बुक को रेफर करता था, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए रखी थी। ये बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये मैंने एक किस्म से ना रेफरेंस के लिए रखी थी। जब भी कोई ऐसा कंफ्लिक्ट आता था ना तो मैं इस बुक से देखता था। मतलब 3 बंदे हो गए, एक अलग अलग ऑथर, 3 में से 2 बंदे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 गलत हो, कोई 2 तो अग्री करेंगे ना उस रूल पे। तो जो ज्यादा अग्री करते थे, मान लो कि किसी ने बोला कि ये सही है और दूसरे ने बोला कुछ और सही है, तो एक किस्म से ये उनका टाई ब्रेकर थी। इस किताब में जो चीज सही बोली होती थी ना, मैं उसके साथ चला जाता था क्योंकि वो मेजॉरिटी हो जाती थी एक किस्म से। ये तीनों बुक्स मैंने फॉलो करी थी। प्रैक्टिस के लिए आप और भी कोई बुक ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने ये बुक्स लेनी है। प्रैक्टिस जितनी भी करो कम है, जहां से भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट सही करना प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में ही गलत चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो या गलत रूल अप्लाई कर रहे हो तो 100% श्योरिटी है कि एग्जाम में तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो इसीलिए ज्यादा किताबों के ढेर मत लगाना, लिमिटेड रखना, बट वो लिमिटेड होनी चाहिए क्वालिटी। अच्छी किताबें हो जिससे आपका ना स्कोर इंप्रूव हो, स्कोर बूस्ट हो। ऐसा ना हो कि आप गधे की तरह पढ़ रहे हो वहां पे जाके और पेपर में भी गधे की तरह कुछ भी लिख के आ रहे हो। तो घोड़े की तरह पढ़ो, अच्छा पढ़ो और अच्छा पेपर करके आओ। गलती करने का ना स्कोप कम हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएगा, और जितनी गलतियां कम करोगे उतनी नौकरी पाने के पास पहुंचोगे आप। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जितने भी मन में सवाल हो उन सबका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि मेरे मन में भी ये सब सवाल आते थे। बट फिर भी इन केस अगर किसी सवाल का जवाब मैं आपका नहीं दे पाया या आपकी अभी भी कोई चीज आपको समझने में रह गई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं मैसेजेस का रिप्लाई विद इन आवर्स कर देता हूँ, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता। आपने मैसेज किया, हो सकता है तुरंत के तुरंत ही कर दूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर यहाँ पे कहीं पे आईडी भी लिखी आ रही होगी मेरी, आप मुझे वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब दे दूं। बाकी कमेंट तो आप कर ही सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथ्स की। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैथ्स से काफी डर लगता है, बट मुझे पर्सनली मैथ्स और इंग्लिश बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट लगते थे। तो देखो, डरने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो डरो मत, मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे करना है। देखो, मैथ्स को ना आप मैथ्स की तैयारी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहले कंसेप्ट बिल्डिंग और फिर प्रैक्टिस। सपोज करो कि आप किसी भी XYZ टीचर से पढ़ रहे हो, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में काफी हेल्प कर देगा। तो जो आपका कंसेप्ट एक टीचर बनाएगा, आप चाहे हो सकता है मुझसे भी पढ़ रहे हो, मैं भी मतलब मैथ्स की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करूंगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि बिना मैथ्स के फॉर्मूला यूज करे, मिनिमम फॉर्मूलाज के साथ मैक्सिमम आउटपुट हो। और मेरे अपने बनाए हुए कुछ तरीके हैं जो आपको शायद किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे, मेरे खुद के बनाए हुए वो तरीके हैं। मैं वो तरीके भी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे होगे, आप मुझसे पढ़ो। लेकिन एक चीज का ना हमेशा ध्यान रखना, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, अपना नाम बनाने के लिए या अपना एक ऑरा बनाने के लिए वो क्या करेंगे, वो मुश्किल सवाल पढ़ाएंगे कि यार मेजॉरिटी बच्चों से सवाल होंगे नहीं, उनको बच्चों को लगेगा कि यार ये टीचर तो बहुत बढ़िया है यार, इसने इतना मुश्किल सवाल करा दिया, अरे भाई कितना मुश्किल सवाल करवाता है या कितना मुश्किल सवाल करवाती है। तो उससे क्या होगा, उस टीचर की रेपुटेशन बन जाएगी कि यार ये तो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। देखो यार, आपने मैथ्स में कोई PhD तो करनी है नहीं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपका एम है गवर्नमेंट जॉब पाना, पेपर क्लियर करना। तो पेपर क्लियर करने के लिए उतना ही तो पढ़ोगे ना जो पेपर में आता है। अब अगर आपसे मैं बहुत मुश्किल सवाल करा दूं और पेपर में उसमें से एक भी ना आए, तो आप मुझे कितनी गालियां दोगे ना। तो बेस्ट क्या होता है कि आप एवरेज पढ़ो। एवरेज पढ़ने से क्या होगा कि आप बेटर स्कोर कर पाओगे और एक मोराल अप रहेगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो ना, अगर आपकी मोटिवेशन स्पिरिट्स हाई है ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे एग्जाम में। लेकिन वहीं अगर आप मुश्किल पढ़ रहे हो तो आप ऑलवेज ही ना आपको ये लगता रहेगा यार मुझे तो आता ही नहीं है, तो आती हुई चीज भी आप भूल जाओगे। और सोचो अगर आप एवरेज पढ़ रहे हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा, यार मुझे तो आता है, मेरी तो तैयारी बहुत बढ़िया है, तो आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले तो एक गांठ बांध लो आप कि बहुत ज्यादा मुश्किल मैथ्स नहीं पढ़नी। निशान सर ने भी अपनी कई वीडियोस में बताया कि उन्होंने कैसे अपना काफी सारा समय खराब किया था, बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ रहे थे वो किसी टीचर से। बहुत समय बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ किसी टीचर से, वो इतना मुश्किल पढ़ा रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मैंने उसको बहुत डांटा कि यार ये तू क्या कर रहा है। पापा ने भी उसको काफी बोला और उसकी तभी के तभी बोला कि भाई तुम सेल्फ स्टडी करो, ज्यादा मुश्किल टीचरों के चक्करों में मत पढ़ो। अब वापस मुद्दे पे आते हैं और बुक्स की बात करते हैं। देखो, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके क्लासरूम नोट्स तो आपके पास होंगे ही। बाकी अगर नहीं पढ़ रहे आप किसी टीचर से, तो मैं जैसे पढ़ाऊंगा तो मैं भी जो क्लास में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डालते रहें, जिससे आपको फ्री में PDF मिल जाएगी और काफी हेल्प हो जाएगी। तो वो नोट्स हो गए। उसके बाद ना, लेकिन ना एक रेफरेंस के लिए ना एक बुक आती है, क्विकर मैथमेटिक्स। मैंने अपने टाइम पे ना ये बुक पढ़ी थी, ये मेरे टाइम की बुक है और निशान सर ने भी पढ़ी है। इसमें क्या है, इसमें भी ना चैप्टर वाइज दे रखा है, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका है ना, जो इसमें जो मतलब क्वेश्चंस के बाद जो इन्होंने एग्जांपल्स में तरीका बता रखा है, वो काफी अलग है। उससे आपकी काफी हेल्प हो सकती है। आप ये बुक भी रेफर कर सकते हो। और कुछ
लोग ना, आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपके खुद के भी कुछ आसान तरीके बन जाएंगे, तो आप उनको भी एक अलग जगह पे नोट कर सकते हो। तो ये तो होगी कंसेप्ट बिल्डिंग की। अब आपको बात करनी है जो मेन आपका गेम चेंज करेगी ना, वो गेम चेंज करेगी प्रैक्टिस। अगर आपने कंसेप्ट तो स्ट्रांग से बिल्ड कर लिया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस वीक रहेगी ना, तो पेपर में जो सवाल आएगा आपके सामने, हो सकता है कि देखा हुआ सवाल भी आप सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस एडिक्वेट नहीं थी। अब एडिक्वेट प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने टाइम पे, हमारे टाइम पे ना ज्यादा कोई यूट्यूब होता नहीं था, तो इतनी किताबों का पता नहीं था, बट खुद किताबें खरीद के हिट एंड ट्राई मेथड से जो मेरे को बेस्ट किताब लगी थी वो ये लगी थी। ये ऐसे स्पाइरल में नहीं आती, ये किरण की ही बुक है। आपको हालत से ही लग रहा होगा कि कितनी पुरानी हो चुकी है किताब। मैंने कई बार पढ़ी थी, शायद 4 या 5 बार मैंने बुक को प्रैक्टिस किया था। निशांत सर ने भी इसी बुक से पढ़ा है। ये तो है, इसमें एडवांस का इसमें भी दिया हुआ है, बट इसमें मेजर पोर्शन जो है वो अरिथमेटिक का है। एडवांस के लिए भी इन्हीं की बुक आती है, मैंने ये पढ़ी थी। तो ये दोनों बुक प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। आपके पास ना 2 तरीके हैं, या तो आप बहुत सारी बुक्स को एक बार कर लो, या आप एक ही बुक को इतनी बार कर लो कि भाई साहब महारत ही हो जाए। तो मैंने तो दूसरे वाला तरीका ही अपनाया था कि मैं एक बुक को मल्टीपल टाइम्स करता था, और इस तरीके ने मेरे लिए काम भी किया था। मेरे CGL 2014 में मेंस में 200 में से 197.5 मार्क्स आए थे। एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही अपने आप में एक मतलब अच्छी चीज मानी जाती है। मैंने वो सारे अटेम्प्ट भी किए थे, बल्कि एक मेरा गलत हो गया, वो आप मेरी सिली मिस्टेक कह लो या कुछ भी कह लो, वो मैं आपको कभी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये तो होगी बुक्स की बात। एक और बोनस टिप भी दूंगा मैं वीडियो के एंड में। हो सकता है जो चीजें मैंने बताई है वो उतनी आपकी हेल्प ना करें, बट वो बोनस टिप आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और अब बात करते हैं उस टिप की जिस टिप के बारे में बोल रहा था। देखो यार, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बुक कोई भी लो, कुछ भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, लेकिन अपने माँ बाप की ना बहुत इज्जत करना, माँ बाप को ना बहुत खुश रखना। क्योंकि एक हंसती हुई माँ और एक खुश बाप का हाथ जब आपके सिर पे पड़ेगा ना, तो आपको पता नहीं है वो आपके लिए कितना कितना पावरफुल होता है। वो बहुत दुआ होती है, बहुत पावर होती है माता पिता के आशीर्वाद में। तो भाई अपने माता पिता को दिन में एक बार जरूर खुश किया करो, और हंसा दोगे तो उस जैसी बात ही नहीं है। तो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हंसते रहो, हंसाते रहो, मौज लो, रोज लो।